आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, आज जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो है आपका 6 क्लास में जो आपका ज्योग्राफी जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका प्रारंभ हो चुका है और हम लोग ग्लोब को पढ़ रहे हैं। बेसिकली ग्लोब में हम लोग देशांत और अक्षांश जो आपकी रेखाएं होती हैं उनको जानने की आपका कोशिश कर रहे हैं और कुछ अन्य ऐसी काल्पनिक जो आपकी रेखाएं हैं जिनको हमने किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति को, उसकी जलवायु को पढ़ने के लिए, उसके स्थान को प्रॉपर भाव के समझने के लिए, इन सब चीजों के लिए हमने आपके ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची हैं ताकि हमको ये पता लग जाए कि किस स्थान की क्या स्थिति है, क्या उसका आपकी जलवायु है, उसको जानने और आपका समझने के लिए, यानी कि ये मान लीजिए स्टडी करने के लिए हमने कुछ काल्पनिक भाव की रेखाएं खींची हैं। क्लियर है? अब आपका ग्लोब को हम क्या करते हैं कि हम ग्लोब को सेम आपका पृथ्वी के आकार का मानते हैं। आप ग्लोब को देखोगे तो ग्लोब कैसा है, सेम वही स्ट्रक्चर में आपका ग्लोब को बनाया गया है ताकि हम अर्थ की स्थिति को, जो हमारी पृथ्वी है उसकी स्थिति को हम लोग समझ सकें, उसको जान सकें। क्लियर है? और उसका हम बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकें। तो जैसा कि हम आपका देखते हैं कि उसमें दो प्रकार की आपकी काल्पनिक आपकी रेखाएं खींची होती हैं, एक अक्षांश रेखाएं, एक आपकी देशांतर रेखाएं। क्लियर है? तो हम उन दोनों को आपका देख रहे थे और कल हम लोग क्या कर रहे थे, ग्लोब में जो आपकी काल्पनिक कुछ आपकी रेखाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, उन रेखाओं को हम लोग आपका पढ़ रहे थे, जान रहे थे। जैसे कि हमने आपका जीरो पर देखा आपका विषुवतीय रेखा। क्लियर है? और हमने देखा कि जो आपकी विषुवतीय रेखा है वो पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में आपका बांटती है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दो पार्ट में आपका डिवाइड करती है। क्लियर है? और उन्हीं उत्तरी गोलार्ध में भी आपके आप देखेंगे जीरो से जैसे आप 23.5 उत्तर की तरफ चलेंगे तो आपको कर्क रेखा मिलेगी। अब देखिए, और जैसी आप नीचे की तरफ चलेंगे, आप जीरो से दक्षिण की तरफ, वहां आपको क्या मिलेगी, आपको मकर रेखा मिलेगी। ध्यान दीजिए बच्चों, विषुवतीय वृत्त या आप जिसको वो बोलते हैं विषुवतीय रेखा, या आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी कर्क रेखा और आपकी मकर रेखा, ये वास्तविक रूप से आपकी पृथ्वी पर कहीं नहीं खींची है। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है, कहीं नहीं है। ये हमारे केवल ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं हैं और अभी हमें चीजों को स्टडी करने के लिए, हमें चीजों को समझने के लिए इस तरह की रेखाएं आपकी बच्चों खींची गई हैं ताकि हम जो हमारा अर्थ है उस पर जितने भी आपकी लोकेशन है उन सब चीजों को, उनके स्थान को, उनके टेम्परेचर को, उनकी जलवायु को, उनकी वनस्पति को, उस सब चीजों को अध्ययन करने के लिए हम बहुत अच्छे से उनको पढ़ सकें, उनको समझ सकें, इसलिए ये सब चीजें आपकी हैं। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों? तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हम लोग चलते हैं आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले जो था कल ये मैप आपका देख रहे थे और हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब तक आप अच्छी तरह से आप चीजों को नहीं समझेंगे आपको समझ नहीं आएगा। आप जितना ये लिखा आप इसको भूल जाइए एक मिनट के लिए, आप इसको ध्यान रखिए। ये मान लीजिए ये क्या है बच्चों, जो हमारे सामने मैप है और मैं इसको ऐसे कर दूं और ये इसका स्टैंड बना दूं, ये देखिए, तो ये क्या बन जाएगा हमारा आपका, ये देखिए ये बन गया हमारा ग्लोब। कैसा बन गया आपका? ग्लोब टाइप में बन गया। देखिए वो एग्जैक्ट फॉर्मेशन नहीं होती लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। क्या बन गया आपका? ग्लोब बन गया। अब देखिए, ग्लोब यानी कि अर्थ की 2 कॉपी, हम उसको समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक रेखा की, और वो है आपकी 0 डिग्री। ये देखिए, और आप 0 डिग्री से क्या करेंगे, ये 0 डिग्री क्या होती है, जो हमारा ग्लोब है ये उसके बीचों बीच होती है, सेंटर में होती है। क्लियर है? और इसी रेखा को ध्यान दीजिए, ये रही वो रेखा, और इस रेखा को हम क्या बोलते हैं आपका विषुवतीय वृत्त, यानी कि इसको नाम दिया गया है विषुवत वृत्त, यानी कि इसको कहीं भूमध्य रेखा भी आपको मिल सकता है लिखा हुआ। ठीक है, आपको ध्यान रखना। अब ये क्या करती है, ये पूरी अर्थ को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, कौन सा भाग है, आइए उस भाग को भी हम लोग आपका देख लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा भाग है। एक है उत्तरी ध्रुव, ध्यान दे रहे हैं। दूसरा है आपका दक्षिणी ध्रुव। चलिए मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं कलर, ताकि आपको चीजें अच्छे समझ आए। ये कौन सा ध्रुव है बच्चों? उत्तरी ध्रुव। और ये कौन सा है आपका? दक्षिणी ध्रुव। क्लियर हो गया? उत्तरी दक्षिण।
डिवाइड कौन कर रहा है आपका? ये वाली रेखा जो आपकी 0 डिग्री पर है। और मैं आपको कल बताया भी था और आपको समझाया भी था, ध्यान रखना है बच्चों। देखिए, ये मान लीजिए हमारी अर्थ है, तो जो रेखाएं इस प्रकार ऐसे खींची होती हैं, ये ध्यान रखना है। ये रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं बच्चों? ये रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं। और जो आपके ग्लोब पर जो है बच्चों, ये देखिए इस प्रकार खींची होती हैं, ये आपकी देशांतर रेखा है। ये कौन सी रेखाएं हैं? नोट करिए, अक्षांश रेखाएं। और जो ये ऐसी खींची हैं, इनको क्या बोलेंगे? आपका देशांतर रेखाएं। ठीक है, अब आगे बढ़िए। देखिए बच्चों, तो ये 0 डिग्री पर क्या है? विषुवतीय वृत्त है, जो आपके अर्थ को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव और आपका उत्तरी ध्रुव। यहां तक ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम उत्तरी ध्रुव की बात कर लेते हैं। ठीक, आप 0 से जैसे 23.5 डिग्री पर पहुंचे, तो देखिए 23.5 डिग्री पर पहुंचने के लिए यहां एक काल्पनिक रेखा मिलेगी, जिसको बोलते हैं आपकी कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। कितने पर है? 23.5 उत्तरी गोलार्ध। ये लिख रहा है ना, उत्तरी, ऊ बना हुआ है, ये देखिए कितना, उत्तरी गोलार्ध। और ऐसे स्थिति से हम आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको दिखाई देगा 23.5 डिग्री दक्षिण। तो क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। और ये रही आपकी मकर रेखा। कौन सी रेखा है ये आपकी? मकर रेखा। तो सबसे पहले मैंने आपको 3 रेखा बताई हैं, आप इनको तीनों को समझिए। बाकी बात हम बाद में करेंगे, आगे तब चलेंगे। पहले हम लोगों को इन तीनों रेखाओं को पढ़ना है, समझना है और देखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए, जैसे ही हम 23.5 से उत्तर में 90 की तरफ आपका बढ़ चले हैं, तो हमें 90 की तरफ बढ़ चलने में हमको एक गोलार्ध मिला है, और वो है आपका उत्तरी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध में आप देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में हमको मिला है, देखिए क्या मिला है बच्चों? 66.5 पर। उत्तरी शीत आपका कटिबंधीय क्षेत्र है, ये जो ऊपर जाएगा, लेकिन हमको क्या मिला है? उत्तर ध्रुव वृत्त। कितने पर? 66.5 पर। और ऐसा ही कहां मिलेगा आपको? दक्षिण में, दक्षिण ध्रुवीय वृत्त। कितने पर? 66.5 पर। इतना आपको ध्यान रहेगा, इतना कोई आप कंफ्यूज? और ये तो आपके पोलर एरिया हैं, ये आपके ध्रुव तो हैं। और पृथ्वी कैसी है पोलर एरिया पर? चपटी है बच्चों। कैसी है आपका? चपटी है। ठीक, ध्यान रखना, कैसी है? चपटी। तो यहां तक तो मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई कैरी इतने में मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कल भी बताया था और मैं आज भी आपको समझा रहा हूं। ठीक है, ध्यान रहेगा यहां तक कि क्या चीज है। चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग इसमें देख लेते हैं। अब देखिए, 0 से जैसे हम 23.5 की तरफ आपका बढ़ चले थे दोनों तरफ, तो जो दोनों तरफ यहां तो आपकी कर्क रेखा थी और यहां आपकी मकर रेखा थी। तो इन दोनों का जो क्षेत्र है, ये वाला जो एरिया है, ये देखिए ये वाला एरिया है। और इस वाले एरिया के अंदर अगर मैं बात करूं, यानी कि 0 से 23.5 उत्तरी गोलार्ध और 23.5 दक्षिणी गोलार्ध। और अगर मैं यहाँ के टेम्परेचर की बात करूं तो मेरे को कैसा मिलता है आपको बच्चों? उष्ण कटिबंधीय। उष्ण माने होता है गर्म, कटिबंधीय माने होता है जोन। जोन का मतलब 2 अक्षांशों के बीच के स्थान को हम क्या बोलते हैं? जोन बोलते हैं। और जोन को हिंदी में बोलते हैं आपका कटिबंध। क्लियर है? तो ये चीज आपको इतना ध्यान रखना है। और अगर ऐसे ही हम लोग 23.5 से 66 के बीच देखते हैं दोनों तरफ, तो हमको क्या मिलता है? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय। शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, यानी कि ठंडा गर्म दोनों आपको यहां मिल जाएगा। यानी कि ठंड भी होगी और आपकी गर्मी भी होगी। ठीक है?
और इससे ऊपर आप देखेंगे शीत कटिबंधीय, यानी यहां केवल ठंड ही मिलेगी दोनों गोलार्ध में। इतना आपको समझ आना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो ये आप लोगों ने थोड़ा इसका ग्लोब की जो स्थिति थी आपने इसको पढ़ा, और ये आपने देखा कि विषुवत रेखा है, उत्तर में 90 में, दक्षिण में, इस सब को हम लोग 4 महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, इसको हम लोग कल जो है आपका देख पाए थे। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं ताकि हमको और अच्छी चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएं, हम उनको पढ़ पाए, इनको जान पाए। देखिए, सबसे पहले देखना है कि उत्तरी गोलार्ध में जो आपको कर्क रेखा मिली है कितने पर थी? 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। हम लोग देखे थे ना, गोलार्ध कौन सा है? उत्तरी, इसलिए यहां क्या लिखा हुआ है? उत्तरी। फिर हम लोग देख रहे थे तो आपका दक्षिणी गोलार्ध में जो आपकी मकर रेखा थी और कितने पर थी? 23.5 डिग्री। फिर तीसरी हमने देखी विषुववृत्त, और विषुववृत्त में कहा है जो आपका कौन से ध्रुव का? उत्तरी ध्रुव का। कितने पर मिला था? 66.5 पर हम लोग देखे थे। फिर हमने देखी विषुववृत्त रेखा 66.5 पर। आप दोनों का ध्यान रखना है भाई, ये उत्तरी दिशा में है और ये कौन सी दिशा में है? ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में, ऐसे भी देख सकते हैं। क्लियर है? और ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। तो इतना तो हम लोग आपका मैप के माध्यम से जो चीजें लिखी हैं उनको हम पढ़ पाए थे और उनका देख पाए थे। फिर भी एक बार मैं पुनः आपको दिखा देना चाहता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाए, आप उनको देखकर जान पाए कि क्या स्थिति आपकी बनी हुई है, क्या कैसी चीजें हैं। क्लियर है? चलिए, ध्यान रहेगा। ठीक, कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है, दक्षिण ध्रुव वृत्त, और ये ठीक 66.5, 23.5, 66.5, 23.5। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ बढ़ चलते हैं। अब हमको ध्यान देना थोड़ा सा, पृथ्वी के ताप कटिबंध, हमको क्या देखना है? जो हमारी अर्थ है उसके कुछ आपके टेम्परेट क्या है, आपके जो टेम्परेचर के कुछ जोन हैं, उन जोनों को हम लोगों को आपका चर्चा करनी है। उन जो जोन है उन जोनों को हम लोगों को आपका देखना है। ठीक है? कैसे देखते हैं? ध्यान दीजिए। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। अब देखिए, चाहे कर्क रेखा चाहे आपकी मकर रेखा हो, इनके बीच में क्या होता है? आपके सभी जो भी अक्षांश होंगे, क्लियर है? अक्षांश को मैं आपको बताया था, ये देखिए फिर एक बार बता देता हूँ। इस तरह की जो आपकी पृथ्वी पर जो आप ग्लोब पर लाइन खींची है वो क्या है? आपकी अक्षांश रेखाएं। ठीक है? तो क्या होता है? वर्ष में एक बार, यानी कि एक बार ऐसा होगा कि सभी अक्षांशों पर जितनी भी अक्षांश लाइन है, चाहे ये हो चाहे ये वाली हो, कोई सी भी हो, वर्ष में एक बार हर एक अक्षांश पर क्या होगा कि जो आपका सन है, जो आपका सूर्य है, वो क्या होगा? दोपहर में एक बार सिर के क्या होगा? ठीक ऊपर होता है। ऐसा होता है, ठीक सिर के ऊपर होता है। इसलिए हम इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, और कह रहा है कि यही कारण है कि जो आपका ये 23.5 वाली चीज, दो लाइन है, इनकी बात करें, इनके बीच की। क्लियर है? देखिए, मैं वापस चलता हूं कि कहां बात कर रहा था कि आपको मैप को समझ आए बहुत अच्छे तरीके से। ये वाला जो पार्ट है, इसके जो भी अक्षांश है, ये वाला, ठीक है? इसी में हम लोग आपका बात कर रहे हैं। ठीक है? आपको चीजों को समझना है ताकि आप बहुत अच्छे से हर चीज को समझ पाए। क्या होता है? ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। हम क्या बोलते हैं? इसलिए इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। क्या बोलते हैं इसको? आपका उष्ण कटिबंध कहते हैं। चलिए, तो इतना मेरे हिसाब से तो आपको याद रहना चाहिए कि क्या चीजें हैं, कैसी चीजें हैं, किस प्रकार हैं, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ चलिए। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अंश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता।
यानी कि अगर आप कर्क और आपके मकर रेखा के अंश के जो बीच हैं उनको छोड़ दो तो और कोई भी ऐसा अक्षांश नहीं है जिसके ऊपर क्या हो कि आपका दोपहर में जो आपका सूर्य हो उस सिर के ऊपर आपका नहीं होता। यानी कि सिर के ऊपर कहाँ होता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही किसी भी अक्षांश पर वर्ष में एक बार जरूर क्या होता है? सिर के ऊपर होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें जो आपके ध्रुव हैं, जो आपके पोलर एरिया हैं, उसके तरफ क्या होती हैं? जो आपके सूर्य की जो आपकी किरणें होती हैं वो क्या पड़ती हैं आपकी बच्चों? तिरछी होती हैं, सीधी नहीं पड़ती। क्यों सीधी नहीं पड़ रही होंगी? आइए इसको हम एक बार मैप के माध्यम से आपका पढ़ते हैं और हम लोग इसको समझते भी हैं, ताकि आपको थोड़ी सब चीजें आपको बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए मैं इसको पहले आपका रेजर करता हूं, अब आप समझिए ताकि आपको सन पता लग जाए। ये रहा हमारा सूर्य। अब देखिए यहाँ क्या होगा? सूर्य की इस जगह आपकी बिल्कुल प्रॉपर किरणें पड़ेंगी। अब यहाँ क्या हो जाएगा? इन क्षेत्र पर तो आपका लगभग पड़ती ही नहीं है, ऐसा मान लीजिए, और पड़ेंगी तो कैसी पड़ेंगी आपका बच्चों? तिरछी पड़ेंगी। कैसी होगी आपका? तिरछी होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब एग्जैक्ट सामने पड़ेंगी, यहाँ आपका सीधी आएंगी इस समय, ऐसे देखिए, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ टेम्परेचर कैसा होगा? बहुत ज्यादा होगा। और जहां अब आपके तिरछी पड़ेंगी, मतलब तिरछी का मतलब कि यहाँ कुछ समय तक ये दिखाई देंगी, ये इतना जो उष्मा है वो उतनी उष्मा प्राप्त नहीं होगी, तो वो क्षेत्र कैसा नहीं रहेगा आपका? उष्ण नहीं होगा। क्या नहीं होगा आपका क्षेत्र? वो उष्ण नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि वो क्षेत्र क्या नहीं होगा आपका? उष्ण नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में हम ये देखते हैं, इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्य रहता है। देखिए ध्यान दीजिए, मध्य रहता है मतलब ना इतना गर्म होगा ना इतना ठंडा होगा। क्षेत्र का तापमान कैसा होता है आपका? मध्य होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? शीतोष्ण कटिबंधीय। क्या कहते हैं इसको हम आपका? शीतोष्ण कटिबंधीय, टेम्परेट जोन बोलते हैं। क्लियर है? चलिए हम इसको आपके इमेज में भी आपका देख लेते हैं कि किस पार्ट की आपका बात की जा रही है, कि कौन सा पार्ट आपका टेम्परेट जोन है। हम इसको देखते हैं तो हमको ये समझिए कि थोड़ा चैप्टर आपका स्लो चले, लेकिन ये चीजें बहुत जरूरी हैं, आपको याद रहनी चाहिए। देखिए इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ये जो पूरा क्षेत्र है ये क्लियर है? इतना आपको समझ आ रहा होगा। ये देखिए यही है आपका शीतोष्ण वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसको फिर देखेंगे। कुछ हमको चीजें मिलेंगी तो हमको प्रॉपर आपका देखते हुए चलेंगे। ठीक, अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र बहुत ठंडे होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? बहुत ठंडे होते हैं। कहाँ के? जो भी आपके दक्षिणी ध्रुव वृत्त होंगे और जो भी उत्तरी ध्रुव वृत्त होंगे वो कैसे होंगे आपके? बहुत ठंडे होते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य 36 से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, यानी कि जितना तिरछा होता है, यहाँ लाइन होती है उससे ज्यादा नहीं पहुंच पाता, इसलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं। और होता क्या है कि यहाँ आपका ठंड बहुत अधिक होती है, और ठंड बहुत अधिक होने के कारण हम लोग क्या कहते हैं इनको? आपका 36 यानी कि 36 पढ़ते हैं, और इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? शीत कटिबंध कहते हैं। आइए देखते हैं कौन से हैं शीत कटिबंध। आप इसको मैप में समझें, ये वाला पार्ट देखिए, ये जो पार्ट है ये उत्तरी गोलार्ध में भी है और आपका दक्षिणी गोलार्ध में भी। तो ये जो पूरा पार्ट है यही है आपका शीत कटिबंध। कौन सा है ये आपका? शीत कटिबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ध्यान रखते हैं कि दोनों दिशा में है। देखिए
दक्षिणी गोलार्ध में भी है ये रहा शीत। कहाँ है आपका? दोनों गोलार्धों में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, देशांतर क्या है? अब हम लोग देशांतर को शुरू कर रहे हैं कि देशांतर जो आपकी रेखाएं हैं वो क्या होती हैं। हमको जो आपकी देशांतर लाइन है उनको देखना है। तो मुझे बताइए कि जो हमने अभी अक्षांश रेखाओं में ये रेखाएं पढ़ी हैं, चारों रेखा, क्या आपको क्लियर है? उनके बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ये आपको क्लियर है? क्योंकि मैं पढ़ा भी रहा हूं, आपको साथ में चीजें बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, आपको फील करवा रहा हूं। तो मेरे हिसाब से तो आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो इतना आप लोगों को क्या करना है बच्चों, बिल्कुल आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सारी चीजें जो हैं आपका ध्यान रखनी। ठीक, चलिए अब देखते हैं आपका देशांतर है। ठीक, अब देखिए, देशांतर से पहले एक बार जो आपका मैप है, इसको ग्लोब है आपका बना हुआ, इस चित्र को बहुत अच्छे से आपको देखना है। तब आपको देशांतर जो रेखाएं हैं वो आपको बहुत अच्छे से आपको क्लियर होंगी। ठीक है, अब देखिए, ये ध्रुव कौन सा दिखाया है? उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ये कौन सी रेखा है? ये आपकी जीरो। ठीक है, जीरो से दो भाग में आपका ये जो पूरा ग्लोब है या वो आपका बट गया है। ध्यान देना है, कहां बट गया है? दो भाग में। ये देखिए, अब देखिए, अब इस रेखा को अक्षांश रेखा मत समझ लेना, क्योंकि अक्षांश रेखा कहां है? ये है। अब यहां तो 90 डिग्री पूर्व है, ये नहीं समझना। आपको देखना है कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा दोनों अपने आप में कैसी हैं, बिल्कुल अलग है। अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर इस प्रकार खींची होती हैं, ध्यान देना है, ऐसे खींची होती हैं, इस प्रकार ग्लोब पर। ठीक है, ठीक। और देशांतर रेखाएं जो हैं ग्लोब पर बच्चों, देखिए इस प्रकार खींची होती हैं। अब आप दोनों को बहुत अच्छे से, अक्षांश रेखाओं को, देशांतर रेखाओं को आप जान पाएंगे। क्लियर है? रेड कलर से अक्षांश रेखा खींची है मैंने, और जो आपका नीला कलर है ब्लू, इससे मैंने क्या खींची है आपके बच्चों? देशांतर रेखाएं। आप इनको समझिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, आप लोग एक बार सभी। तो ये क्या है आपका? जीरो। अब देखिए, जीरो से इधर, इधर का जो पार्ट होगा ये होगा आपका पूर्वी देशांतर। क्या होगा? पूर्वी देशांतर। और जीरो से इधर का जो पार्ट होगा ये क्या होगा? पश्चिमी देशांतर। क्या होगा आपका? पश्चिमी देशांतर। ये आपको बच्चों बहुत अच्छे तरीके से आपको ये सब चीजें आपको समझना है। ठीक है, अब आप इस मैप को पहले वाले मैप से मर्ज मत कर देना बस। क्लियर है? पहले वाले मैप में क्या स्थिति है ये देखिए, ये जीरो हो गई थी, इसको विषुवतीय व्रत बोला गया। ये 23.5 पे आपकी मकर रेखा, सॉरी ये कर्क रेखा थी, और ये जो थी आपके नीचे वाली दक्षिणी गोलार्ध में, ये आपकी मकर रेखा थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कोई भी किसी भी प्रकार की आपकी कंफ्यूजन की स्थिति आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है सभी को। ठीक, इतना आप लोगों ने समझ लिया, इतना आप लोगों ने जान लिया। अब देखिए, ये रेखाएं हैं किस प्रकार है, ये ऐसे शुरू होती हैं 1 से लेकर। क्लियर है? और ये क्या है कि 180 इधर है ये, और 180 किधर है? इधर है। यानी कि 0 से 180 लाइन, 180 देशांतर आपके पूर्व में नंबर है 1 2 3 4 5 6 ऐसे 180 तक। किधर? पूर्व में। और ऐसे ही 1 2 3 लेके 180 तक आपका पश्चिम में। ये आपको ध्यान रखना।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इतनी चीज मेरे द्वारा आपको बताएगी, आपको समझ आई हो। अगर आप देशांतर अक्षांश में बिल्कुल भी कंफ्यूज जो हैं आप ना हुए हो तो ठीक है। चलिए वापस चलते हैं हम लोग, जहां हम लोग आपका पढ़ रहे थे, इसको देख रहे थे, जान रहे थे। ठीक, ये आपको थोड़ा सा जो है ध्यान रखना है। अब देखिए, किसी स्थान की स्थिति सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त, और देखिए आपको कोई स्थान बताना है तो अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी के 20 डिग्री 0 मिनट दक्षिण पर स्थित हैं। उनका सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने के संदर्भ में रेखा पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी आपका कितनी है। इनके संदर्भ में कुछ रेखाएं योगांतर, ठीक है, कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अक्षांशों में मापा जाता है। अब देखिए, जो भी आपकी रेखाएं हैं, जब आप एक अक्षांश से दूसरे स्थान जाएंगे तो कुछ आपका समय परिवर्तित होता है, उस समय में आपका बदलाव आता है। क्लियर है? आप मान लीजिए, देखिए एक बेसिक जान के बता रहा हूं कि इधर आप ये अक्षांश पर खड़े हैं और ये, अगर आप इस अक्षांश से इस अक्षांश की तरफ गए, ऐसे मान लीजिए ये आपका 0 है, इस अक्षांश की तरफ गए तो आपका क्या होगा, 1 मिनट आपका समय बढ़ेगा। अब इसको छोड़िए, बढ़ने को कितने का अंतर आएगा, सबसे पहले देखना, एक स्थान से दूसरा स्थान जाने का 4 मिनट का अंतर आता है। कितने का बच्चों, 4 मिनट का अंतर आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि 4 मिनट का आपका अंतर आता है। ठीक है, ऐसे ही जिस दिशा में जाएं, अब क्या होता है कि अगर हम पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो समय कैसा है हमारा, बढ़ता है, और हम अगर पश्चिम दिशा में जा रहे हैं समय हमारा घटता है। किधर, 0 की स्थिति का आकलन करके। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनटों को सेकंड में विभाजित किया जाता है। अब जितने भी क्या है हम उनको अंशों में आपका मापते हैं कि एक अंश यानी कि एक देशांतर से आप दूसरे देशांतर गए, आप दूसरे देशांतर से फिर आप तीसरे देशांतर गए, तो उसको किस में मापते हैं, अंशों को, अंशों में मापा जाता है। अंश होता है ना, अब देखिए मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये देखिए अंश, ये आपका है ना, देखिए बच्चों ये समझिए सबसे पहले तो ये देखिए, ये लिखा है ना आपका 180 हलास में नीचे, तो इसमें 0 सी लग रही है ना, 180 को ऊपर 0 को ऊपर 0 लगी हुई, ये अक्षांश का है। जैसे मान लो मैं लिख दूं 20 अक्षांश, तो ऐसे लिखना होगा। अब मैं लिखूं 20 अक्षांश 20 मिनट, तो मेरे को ऐसा लगना होगा। और अब मैं लिख दूं 20 सेकंड, तो मेरे को 2 डंडे ऐसे लगाने होंगे। ये आपको जानकारी पता होनी चाहिए, आपको याद रखना है। ठीक है, तो उसमें क्या बताया है कि जो अक्षांश है उसको कहां बांटते हैं आपका बच्चों, ध्यान दीजिए, आपका मिनट में, और मिनट को किस में मापते हैं, आपका सेकंड में विभाजित किया जाता है। तो ये अर्धवृत्त हैं तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। यानी कि आप पोलर एरिया में जाएंगे तो देशांतर की लाइन की जो लंबाई है, देखिए ध्यान रखिए, देशांतर की जो लाइन की लंबाई तरफ बढ़ने पर क्या होती है, घट जाती है, एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। जो आपके पोलर एरिया हैं उन पर शून्य हो जाती है। कैसे शून्य हो रही है आप इसको समझिए। देखिए इस लाइन को देखिए कितनी लंबी है, फिर इसको देखिए, इसको देखिए, जब ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो जब यहां से यहां की दूरी को देखिए, ये छोटी हो गई, और जबकि ये वाली लाइन इसकी लाइन की तुलना में बड़ी है। कैसी है, देशांतर, क्योंकि हम कहां बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसे बढ़ते बढ़ते आप देखिए 150 पर कितनी और 180 पर कहां पहुंच जाती है, लास्ट में बिंदा ही लग जाता है, क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी कैसी है, चलती है। क्लियर है? तो ये आपको इतना सा ध्यान रखना है।
आप इन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे तो कुछ भी चीज आपके लिए कठिन नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए, कहाँ थे हम लोग? हम लोग यहाँ थे और हम लोग एक एक चीज को बहुत अच्छे से आपका देख रहे हैं और उनकी हम पहचान कर रहे हैं। देखिए, यहाँ सभी देशांतरीय योगांतर आपस में मिलते हैं और होता क्या है कि जब एक शून्य पर पहुंचते हो लास्ट में बिल्कुल, तो वहां क्या होता है 180 पर सारे जितने भी देशांतर एक दूसरे से आपका मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय योमांतरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इनमें सिर्फ कुछ संख्या में अवयव करना कठिन था। तब सभी देशों ने आपका निश्चित किया कि ग्रीनविच, जहां पर ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित से गुजरने वाली यामांतर से पूर्व और पश्चिम की ओर वहां गिनती शुरू की जाए और इस यामोत्तर की को प्रमुख यामोत्तर कहा जाए, जिसको जीरो देशांतर माना जा। जीरो देशांतर है यहां से 180 डिग्री पूर्व और या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना आपकी करते हैं। प्रमुख यामांतरों में 180 यामांतरोत्तर मिलकर पृथ्वी के दो समान भाग यानी कि पूर्वी गोलार्ध और आपके पश्चिमी गोलार्ध का विभाजन आपका करते हैं। कैसे करते हैं? उसका डिवाइड करते हैं। देखिए, समझिए, अब सारी लाइन है, हर जगह है। अब कैसे उसको फिक्स किया जाए, इसको देखते हुए हमने क्या करा, हमने जीरो को आपका व्यू को फिक्स कर लिया कि जीरो सबसे सही है और उसकी लंबाई भी समान है, और कह दिया कि इधर का जो आपका गोलार्ध होगा वो आपका पूर्वी गोलार्ध होगा और जो भी वहां इधर का गोलार्ध होगा वो आपका पश्चिमी गोलार्ध होगा। क्लियर है? डिवाइडेशन ऐसे नहीं हो रहा है बच्चों, नहीं ऐसे हो रहा है, ध्यान रखना। ऐसे हो रहा है या फिर इस दिशा में हो रहा है, दिशा का ध्यान रखना है। उत्तर दक्षिण में नहीं हो रहा है, इस बार पूरब और पश्चिम में हो रहा है। अगर प्रश्न आ जाए कि पृथ्वी को पूर्व पश्चिम में कौन सी रेखाएं बांटती हैं, तो देशांतर रेखाएं बांटती हैं पूर्व पश्चिम। कौन सी रेखाएं पृथ्वी को आपका उत्तर और आपको दक्षिण में बांटती हैं, तो आपका अक्षांश रेखाएं आपका बांटती हैं। और ये हमने जीरो को सबसे देशांतर माना है कि ये जीरो परफेक्ट देशांतर है। क्लियर है? ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू और तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोमांचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिम यामांतर एक ही रेखा पर स्थित है, और कह रहे कि चाहे आपका 180 हो पूर्व हो या 180 पश्चिम हो, दोनों ही क्या है, एक ही रेखा पर स्थित हैं। और ये जानना बड़ा ही कैसा होगा, आपका रोमांचक होगा। अब ग्लोब पर अक्षांश यानी कि समांतर रेखाएं एवं देशांतरीय यमोत्तरों के द्वारा बनाए गए ग्रिड को देखें। क्या करें? उसको, जो उनके द्वारा जो आपकी बनाई गई ग्रिड है उसको एक बार देखें। अगर आप किसी स्थान के अक्षांश और एवं देशांतर का सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखना जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को समान काटती हैं, वह बिंदु क्या होगा आपका? बच्चों ध्यान देना है, वो क्या होगा? धुबरी की ही सही स्थिति होगी। यानी कि जहां, अब देखिए, मैं आपको ग्लोब के माध्यम से आपको ये चीज आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये आपका ग्लोब है, इसको एक मिनट के लिए भूल जाइए। अब उन्होंने आपका बता दिया कि हमको कि ऐसा देखिए, हम इसको हाइपोथेटिकल आपकी वो मानने कंडीशन की ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कहा 26 डिग्री अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या है, असम का ये जो स्थान है आपका लोकेटेड है। ठीक है, ध्यान देना है, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब हम लोग आपका 90 देखेंगे तो 60 ये रहा
और 90 मैं इसको मान लेता हूं कि 90 देशांतर ये है, ये वाली लाइन, ठीक है। और 26 उन्होंने क्या बताई थी मेरे को, अक्षांश रेखा। ध्यान दीजिए, 26 मेरे को क्या बताया, अक्षांश रेखा। जब 0 ये है तो आपका लगभग आपका ये क्या रही होगी, आपका 40 है तो 26 लगभग यहां बन जाएगी इसके नीचे, तो यहां वो स्थान होगा। इस तरह की हम लोगों को देखना और ये बात करनी, ये वो स्थान कहाँ होगा। क्लियर है? तो ये आपको ऐसे चीजें करके देखकर तो आप क्या कर सकते हैं, किसी समय को बिल्कुल प्रॉपर जो है आप उसको निकाल सकते हैं कि कहाँ कौन सा स्थान है। क्लियर है? ऐसे करके अब देखिए, आपको किसी स्थान का पता करना है तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं दोनों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन पर हम लोगों को उन चीजों को पता होता है। क्योंकि हम लोग देखे हैं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो 0, जो आपका विषुवतीय वृत्त है, उत्तरी गोलार्ध में भी कितनी संख्या है उनकी, 90, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90। और अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें, 0 से आपका पूर्वी देशांतर में 180 और दक्षिणी मार्ग में भी कितनी है आपकी, 180। ठीक है, तो इसी आधार पर क्या होते हैं कि जहां दोनों रेखाएं बिल्कुल हमको पता है कि इसके बीच ये स्थान है, तो हम उनको ग्लोब में, मैप में उनको बहुत अच्छे से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपका जान सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो मैं उम्मीद करूंगा कि इतना आपको बहुत अच्छे से ध्यान आया हो, आपको समझ आया हो कि क्या चीजें हैं, आपका किस प्रकार से हैं, क्या हो रही हैं। क्लियर है? तो आप सबको इस लेक्चर को प्रॉपर क्या करना है, आपका रिवीजन करना है। क्या करना है, आपका रिवीजन करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। ये देखिए, इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। चित्र है आपका 2.7। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को कह गए अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, यानी कि ध्यान रखिए, मान लीजिए ये आपका लाइन है, ये लाइन हमने खींच दी है ऐसे। अब ये जहां एक दूसरे को आपका काटेंगे, कहाँ काट रही है, ये देखिए, ये काट रही है, यहाँ काटेंगे, यहाँ भी लाइन होगी ना, ये काट रही है, ध्यान दीजिए। ठीक है, काटती हैं, वहां कुछ छोटे व्रत खींचिए और इन छोटे व्रतों को आ, बा, तस, धा नाम देकर व्यक्त कीजिए। यानी कि आप कुछ इनका नाम, जो हमने ये व्रत बनाए हैं, आप इनका कुछ नाम लिख दो, जो भी लिखना है। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं आपके देशांतरों और क्षैतिज रेखाएं आपके अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। यानी कि जो देशांतर रेखाएं कैसी हैं आपकी, ऊर्ध्वाधर, यानी कि जो आपकी सीधी खींची है, ये वाली। अक्षांश रेखाएं कैसी हैं आपकी, क्षैतिज, जो इस प्रकार से खींची। क्लियर है? व्यक्त करती हैं। थोड़ा हमको जो है कल इसको बाप का समझना है। और आप देखेंगे कि व्रत ए और ख उत्तरी अक्षांश एक पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और क्या होगा, देखिए, जो हम लोग पढ़े थे, वो जो हम प्रैक्टिकल करे थे, वो कुछ क्या होगा, इस प्रकार का होगा। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो इसकी जितनी भी आपकी चीजें हैं, उनको हम कल जो है बहुत अच्छे तरीके से आपका पढ़ेंगे और इसको जानेंगे। आज हम इसको यहीं रखते हैं बच्चों, यहीं तक अपना जो आपका देशांतर और समय है, हम इसको कल देखेंगे अपने लेक्चर के अंतर्गत, और इसको हम लोग बहुत अच्छे से आपका जानेंगे। ठीक है, एक बार जो आपको मैप वगैरह है, इसको आप बहुत अच्छे से आपका पढ़ के आइएगा। क्लियर है? फिर इसको कल हम एक बार आपका देखते हैं कि क्या स्थिति कुछ आपकी बन जाती है। ठीक है, इस मैप को हम जो है कल आपका पढ़ेंगे और कल इसको हम अच्छे से देखेंगे और आपका अच्छे से आपका जानेंगे। तो बच्चों, आज के लिए जो है हम लोग अपने लेक्चर को यहीं आपका समाप्त करते हैं, क्योंकि समय भी समाप्त हो रहा है। तो आज हमने देशांतर और अक्षांश रेखाओं को देखा, कौन सी रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं, कौन सी रेखाएं आपकी देशांतर रेखाएं हैं, क्या उनमें अंतर है, कैसे कोई किसी को समय बताने के लिए व्यक्त करते हैं, उत्तरी है, दक्षिणी है, उनके बराबर में सब चीजें लिखी होती है हमको, ये सब हम लोग आपका देखते हैं। क्लियर है? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही बच्चों, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो
आप सब घर जाके इसको बहुत अच्छे से आप एक बार रिवीजन कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।